मी मुंबईचे पालकमंत्री माननीय श्रीयुत मंगल प्रभात लोढाजी यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, वंदे वंदे। अरे देश का नेता कैसा हो, अरे देश का नेता कैसा हो। शिवाजी पार्क के ऐतिहासिक मैदान में जमे हुए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस आ चुके हैं। माननीय एकनाथ जी शिंदे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोगों के नेता हैं, जो वार्ड के अंदर लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, जो हमारे त्योहार को मनवाते हैं, जब हमारे पर अत्याचार होता है जो खड़े रहते हैं, ऐसी मुंबई की जनता को मैं हाथ जोड़कर यहाँ पर प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, आने वाला चुनाव 20 नवंबर को जो चुनाव है वो साधारण चुनाव नहीं है, वो विधानसभा का चुनाव नहीं है, वो महाराष्ट्र के भविष्य का चुनाव है। मुंबई के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या रहेंगे या मेरा मराठी बांधव रहेगा, इसका निर्णय करने का चुनाव है। याद करिए वो 2-2.5 काले सालों को जब हमारे उद्धव ठाकरे जी केंद्र सरकार से बात करने को मना कर देते थे, सारे विकास के कार्य उन्होंने रोक दिए थे। अरे विकास के कार्य रोक दिए वहां तक तो समझ में आता है, पर हमारे मंदिरों की आरती कैसे रोक सकते हैं? मस्जिदों की रोड के ऊपर नमाज चलती रहे और मंदिरों की घंटे नहीं बज सके। क्या आपको वो काले दिन वापस चाहिए? क्या आपको मुंबई के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए जो शेर यहां पर बैठे हैं, वो शेर आपको वापस महाराष्ट्र की सत्ता पर लाने हैं? तो भाइयों और बहनों, आपको ये याद करना पड़ेगा कि भगवान राम ने जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी तो राम जी तो थे, हनुमान जी तो थे, पर सबसे आगे उनकी सेना थी। आज ऐसा समय आ गया है कि वापस यदि भारत में राम राज्य लाना है, वापस यदि महाराष्ट्र के अंदर धर्म की स्थापना करनी है, मुंबई के लोगों का रक्षण करना है, तो हम सबको मिलकर भगवान श्री राम की सेना का बनकर, सिपाही बनकर काम करना पड़ेगा। घर पर बैठकर, शांत बैठकर नहीं चला पड़ेगा। भाइयों और बहनों, आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि 10 साल पहले मुंबई की क्या स्थिति थी। याद है वो बम विस्फोट? याद है 92 के अंदर जो बम विस्फोट हुआ था, याद है आपको? और बम विस्फोटियों को, आरोपियों को बचाने के लिए जिन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, उनके नाम भी आपको याद है कि नहीं याद है? उनको नाम याद है तो नहीं है? याद है तो यह याद कर लीजिए कि महाविकास आघाड़ी ने उनमें से कुछ लोगों को वापस अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। जो 275 लोगों के परखचे दाऊद ने उड़ा दिए थे, उनकी आत्मा का, उनके इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है? याकूब मेमन का जब जनाजा शुरू हुआ था माहिम से, तब उसमें 200-300 लोग थे। यहां से फोन गए, दुबई में फोन गए, भाई यहां तो जनाजे में भी कोई नहीं आया है। दुबई से 10, 20, 25 जगह फोन गए और चर्नी रोड पे पहुंचता पहुंचता वो 250 का जनाजा 10,000 में बदल गया। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं, आपको सजग करना चाहता हूं कि दाऊद इब्राहिम को भले ही हमने दुबई में भगा दिया है, पर उसके स्लीपर सेल अभी भी मुंबई के अंदर हैं और वो स्लीपर सेल ने वोट जिहाद करवाया था। वो स्लीपर सेल को वापस रोकने का काम आपको और हमको मिलकर करना है। नहीं तो यहां पर आने वाले समय के अंदर हम आज जो मुंबई के अंदर हमारे क्षण साजरा करते हैं, मुंबई के अंदर गोविंदा होता है, मुंबई में गणपति होता है, मुंबई में नवरात्रि होता है,
मुंबई के अंदर हमारे जुलूस निकलते हैं, हमारे भाई बहन आरती के लिए जाते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है? बंगाल के लोगों ने भी 2 साल के पहले चुनाव में एक गलती की थी। उनको लगा था ममता आएगी तो क्या फर्क पड़ता है। 2 साल पहले की हुई एक गलती का कि ममता आएगी तो क्या फर्क पड़ता है। यदि मुंबई के लोगों ने यह गलती की कि महाविकास आएगी तो क्या फर्क पड़ता है, तो जो बंगाल की हालत हो गई वो मुंबई की हालत हो जाएगी। क्या आपको मुंबई को बंगाल बनने देना है? क्या आपको मुंबई को मालवनी बनने देना है? क्या मुंबई को आपको मोहम्मद अली रोड बनने देना है? यदि आपको नहीं बनने देना है तो जो भारत का शेर है, भारत का शेर जो मुंबई के अंदर विकास की गंगा बहाकर बैठा है, वो माननीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए यहां पर आपको डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात आपको और याद दिलाना चाहता हूं। 10 साल पहले जब नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनके आपने भेजा था, आपने चुनकर भेजा था, उस समय भारत का नाम इकोनॉमी के अंदर फ्रेगाइल 5, लास्ट 5 में गिना जाता था। कांग्रेस की 60 सरकार के अंदर हमारा भारत का नाम इकोनॉमी में लास्ट 5 में आया और 10 साल के अंदर लास्ट 5 से फर्स्ट 10 में चला गया। किसने किया ये जादू? और मोदी जी ने ये जादू आपकी ताकत पर किया, आपके मत पे किया, आपके समर्थन पे किया। और मोदी जी का वादा है कि भारत को अगले 5 सालों में फर्स्ट 5 में लेके जाएंगे। और भाइयों और बहनों, ये याद रखिए कि जब देश की आजादी की लड़ाई हुई थी, आप और हम तो नहीं थे, पर हमारे दादा नाना थे। उनसे आपने कहानी सुनी होगी कि जब उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो एक अलग भारत का सपना था। वो अलग भारत का सपना 60 साल में कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने केवल अपने लोगों की जेबें भरी, कांग्रेस ने लोगों को जातियों में बांटा, कांग्रेस ने कमजोर को और कमजोर कर दिया ताकि उनको वोट बैंक बना रहे। और अब माननीय मोदी जी ने सारी जातियों को एक करके सबका साथ सबका विकास, वो माननीय मोदी जी आपको और हमको मिलने के लिए यहां पर आ रहे हैं। उन मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए आपको यहां पर महायुति की सरकार लानी पड़ेगी। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो भगवान भी आपको आशीर्वाद देने के लिए आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मंडळी, महायुती आहे तर गती आहे, मुंबई महाराष्ट्राची प्रगती आहे। सर्वांच्या मनातील भविष्य सुरक्षित करणारे सरकार, जनतेचा निर्धार, महायुती सरकार। माननीय श्रीयुत रामदास आठवलेजी, केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता तथा अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPIA यांना मी सभेला संबोधित करण्याकरता आमंत्रित करते। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्रीयुत एकनाथ शिंदेजी यांचं आगमन झालेलं आहे। टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया। छत्रपती शिवाजी महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांना वंदन करूं मैं यहाँ आया हूँ मुंबई के महायुति के उम्मीदवारों को चुनकर देने के लिए। मैं शिवाजी पार्क में आया हूँ महायुति के उम्मीदवारों को चुनकर देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ महाविकास आघाड़ी का बदला लेने के लिए। मैं यहाँ आया हूँ शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का संदेश देने के लिए। मैं आया हूँ बाबा छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों का संदेश देने के लिए, और मैं जा रहा हूँ उद्धव ठाकरे जी का बदला लेने के लिए। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब कुछ ही चंद मिनटों में यहां आने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे,
माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, पीयूष गोयल जी, विनोद तावडे जी, आमचे राहुल नार्वेकर जी, मंगल प्रभात लोढा जी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले सगळे महायुतीचे आमदार उमेदवार, आज या ठिकाणी माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सभा यहाँ रखी है। आज छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आए हैं और भी लोग आ रहे हैं और हम सब लोग यहाँ मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू पीछे है, सामने बाला साहब ठाकरे जी ने जो शिवसेना का ऑफिस बनाया था वो ऑफिस सामने है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय उद्धव साहब को, क्या बाला साहब ने आपको यही सिखाया था कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास जाने के लिए? जिंदगी भर बाला साहब ने विरोध किया था कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का, लेकिन आप लोग हमें छोड़कर चले गए। हम लोगों को छोड़कर आप चले गए। आप अगर गए हैं तो आप जाइए, आप तो जाइए। अभी हमारे साथ एकनाथ शिंदे जी 40 विधायक को लेकर इधर आए हैं। आपकी जरूरी नहीं हमको अभी इतने पास, अभी अजीत दादा भी हमारे पास आए हैं। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी भी महायुति के साथ है। बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाली जनता महायुति के साथ है। संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। संविधान बदलने की गलत भाषा राहुल गांधी और ये महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान बदलने वालों को हम सबक सिखाएंगे, हम सबक सिखा सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने संविधान को मजबूत किया है। नरेंद्र मोदी साहब ने ही बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान को माथा टेकर शपथ ली है। बाजू में चैत्य भूमि है, बाबा साहब अंबेडकर जी का अंत्य संस्कार हुआ था इसी बाजू में। बाला साहब ठाकरे साहब का भी अंत्य संस्कार इधर शिवाजी पार्क में हुआ था। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा। संविधान बहुत ही मजबूत संविधान है। हमें कोई प्रदेश के लोगों ने डेमोक्रेसी सिखाने की जरूरी नहीं है। डेमोक्रेसी भारत में पैदा हुई, लोकतंत्र भारत में पैदा हुआ। और अभी हमारे ट्रंप, जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के हैं, वो चुनकर आए हैं। वहां के वो अध्यक्ष बन गए हैं। वो अमेरिका के अध्यक्ष बन गए हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष हूं। तो लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत होता है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। संविधान सभा ने जो भी कानून पास किए उसमें सब संविधान सभा का योगदान ही है। लेकिन 26 जनवरी 1949 को जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते संविधान का ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखा, तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे, डॉक्टर अंबेडकर आप ही संविधान के सही शिल्पकार है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने रात रात जाकर संविधान लिखा था। वो संविधान कैसा बदल सकते हैं? राहुल गांधी जी हर बार किताब हाथ में लेते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा है उनको मालूम नहीं है। संविधान क्या होता है उनको मालूम नहीं है। मी आपल्याला सांगतो की जर वेळ आली तर मी माझी देईन जान, वेळ आली तर मी माझी देईन जान, पण मी बाबांचं बदलू देणार नाही संविधान।
संविधान बदलणं एवढं सोपं काम नाही. चुकीचा प्रचार चाललेला आहे. चुकीच्या पद्धतीनं लोकांना मिसगाईड करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. लोकसभेमध्ये आमचं नुकसान झालं, पण आम्हाला मिळालेली मतं जी आहे ती महाविकास आघाडीच्या थोडीशी मागे आहे. यावेळेला महाराष्ट्रातलं वातावरण अत्यंत चांगलं वातावरण आहे. यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये ज्या 288 जागा आहेत, त्या 288 जागापैकी 170 175 जागा जिंकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. सगळीकडे आमचा प्रचार चाललेला आहे. एकनाथ शिंदे साहेब एका बाजूनं फिरतायत, दुसऱ्या बाजूनं देवेंद्रजी फिरतायत, तिसऱ्या बाजूनं अजितदादा फिरतायत आणि राहिलेल्या ठिकाणी मी फिरतोय. आम्ही आमची भूमिका लोकांच्या समोर स्पष्ट मांडलेली आहे. आमचं महायुतीचं सरकार आहे लय भारी. आमच्या महायुतीचं सरकार आहे लय भारी, कारण त्यांनी जागवलेली आहे वस्ती वस्तीतली गावागावातली नारी. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यांना चारी, त्यांना कोण मारी. आम्ही सर्वजण प्रचाराला लागलेलो आहोत. मुंबईमधल्या ज्या 36 जागा आहेत त्या 36 जागापैकी 25 पेक्षा जास्त जागा निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. बंधू भगिनींनो, तुम्ही कामाला लागायचं आहे. आणि माझा समाज, बौद्ध समाज, दलित समाज, बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणारा समाज हा शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब आपल्या सोबत आहे. नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विकासाच्या कामाकडे आमच्या समाजाचं लक्ष आहे. लोकसभेत थोडं नुकसान झालं आपलं, पण या निवडणुकीमध्ये अजिबात नुकसान होणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांना मानणाऱ्या समाजाला माहित आहे की नरेंद्र मोदी हे संविधानाला मजबूत करणारे नेते आहे. इथे बाजूलाच हिंदू मिलची जागा 3600 कोटी रुपयाची. देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना ते आणि मी साहेबांकडे गेलो आणि त्यांना सांगितलं की चैत्यभूमीच्या बाजूला 12.5 एकर जागा हिंदू मिलची आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी ती द्या. ताबडतोब त्यांनी सही केली. काँग्रेसकडे 20-25 वर्ष आम्ही सारखे मागणी करत होतो, पण त्यांनी निर्णय घेतला नाही. काँग्रेसनी बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या ठिकाणी संविधान लिहिलं त्या 26 अलीपूर रोडचं स्मारक बनवलं नाही. काँग्रेसनी बाबासाहेबांची जन्मस्थळी महो आहे त्या ठिकाणी स्मारक बनवलं नाही. जनपद रोडवर डॉक्टर आंबेडकर फाउंडेशन होतं, त्या ठिकाणी 350 रुपये खर्च करून त्या ठिकाणी डॉक्टर आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर बनवण्यात आलेलं आहे. एवढी सगळी कामं नरेंद्र मोदी साहेबांच्या कालखंडामध्ये झालेली आहेत. आणि हिंदू मिलचं जे काम आहे या ठिकाणी 350 फुटाचा पुतळा, 100 फुटाचं फाउंडेशन, या देशातला 2 नंबरचा उंच पुतळा आणि अमेरिकेमध्ये स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा उंच असणारा हा बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा होतो या ठिकाणी. MMRDAच्या माध्यमातून 1200 ते 1300 रुपये खर्च करून अजूनही पैसे लागले तरी कमी पडणार नाहीत. आणि हे स्मारक अत्यंत इंटरनॅशनल दर्जाचं होणार आहे. लंडनमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचं घर, त्या ठिकाणी जिथं बाबासाहेब राहत होते, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री असताना 41 कोटी रुपये देऊन ते घर आपण विकत घेतलं आणि त्या ठिकाणी त्याचा लोकार्पण सोहळा नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीमध्ये झाला. देवेंद्रजी उपस्थित होते, मी उपस्थित होतो त्या ठिकाणी. एवढी सगळी कामं बाबासाहेबांच्यासाठी आम्ही केलेली आहेत. काँग्रेसवाले फक्त मारतायत थापा. काँग्रेसवाले नेहमी मारत असतात थापा आणि म्हणून त्यांना या निवडणुकीमध्ये आपल्याला सबक शिकवायचा आहे. बंधू आणि भगिनींनो, झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाला न्याय देण्याचं सरकारने ठरवलेलं आहे. 2011च्या झोपड्याला मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होणार आहे. लाडक्या बहिणींना वर्षाला 18,000 रुपये मिळणार आहेत, एका महिन्याला 1,500 रुपये.
आणि आता नंतर आमचं सरकार आलं की 2100 रुपये. आणि झोपडपट्टीत राहणाऱ्या माणसाला माझी मागणी सरकारकडे आपली आहे. 2011च्या झोपड्यांना पण मान्यता दिली आहे. हे गोरगरीब लोक आपल्या मुंबईला डेव्हलप करण्यासाठी या ठिकाणी राहत आहेत. एसआरएचं जे घर आहे तो थोडं वाढवून देता येत असेल तर ज्या एअर ट्रॅफिक जे आहे ते सोडून त्या ठिकाणी बिल्डरना जर आम्हाला 450 फुटाचं घर मिळालं तर बिल्डरला 450 फूट विकायला मिळणार आहे. त्यामुळं घर थोडं मोठं मिळालं तर ठीक आहे, कारण आमची पोरं बाळं जास्त असतात. घर आमचं फार ते छोटं आहे, त्याचा विचार नक्की आपलं सरकार करेल. आणि मला माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, मला केंद्रामध्ये मंत्री होण्याची संधी मिळालेली आहे. माझ्या पक्षाचं आहे की लोकसभेमध्ये खासदार नसताना सुद्धा नरेंद्र मोदीजींनी मला संधी दिलेली आहे. आणि जोपर्यंत या देशामध्ये आहे नरेंद्र मोदींची आंधी, मला अशीच मिळत राहणार आहे मंत्रिपदाची संधी. मोदींना हरवणं एवढं सोपं काम अजिबात नाही. मजबूत माणूस आहे, मजबूत माणूस आहे. आज आवाज खणखणीत आहे. मी त्यांना संभाजीनगरमध्ये सांगितलं की आमचे आवाज कधी कधी बसतात, पण तुमचा आवाज बसत नाही. तुम्ही बसत नाही, तुमचा आवाजही बसत नाही. सातत्यानं सगळ्या देशामध्ये फिरणारा अशा पद्धतीचा नेता, सबका साथ सबका विकास का नारा देणारा नेता, देशाला 10 नंबर इकॉनॉमीवरून 5 नंबरवर आणणारा नेता, 80 करोड लोकांना फ्रीमध्ये धान्य 2019 पर्यंत देणारा नेता, बाबासाहेब आंबेडकरांचा 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस पाळण्याचा आदेश देणारा नेता, संविधानाला माथा टेकणारा पहिलाच नेता. कुठल्या पंतप्रधानाने असा माथा टेकलाय संविधानाला? सांगा तुम्ही मला. कोणी कोणत्याही प्रधानमंत्र्यांनी अशा पद्धतीनं माथा टेकला नाही. आणि म्हणून नरेंद्र मोदींच्या विरोधामध्ये राहुल गांधी बोलतात. बोला, तुम्हाला जे काय बोलायचं आहे ते बोला, पण तुम्ही बोलल्यानंतर तुम्ही जे बोलायचं ते बोला. पण नरेंद्र मोदी लगेच देतात तुम्हाला टोला. बोला जे काय तुम्हाला बोलायचं आहे. तुम्हाला तोंड तुमचं आहे, आम्ही काय तुमचं तोंड बांधू शकत नाही. उद्धव साहेब नाराज झालेले आहेत त्यांच्या बॅगा तपासल्या म्हणून. मी 3 वेळेला गेलो आणि माझ्या बॅगा तपासल्या. माझ्या बॅगेत काय मिळणार आहे? इलेक्शन कमिशनचा विषय आहे, सरकारचा विषय नाही. लोकांना विनाकारण भडकवण्याचा प्रयत्न असतो की नरेंद्र मोदीच्या सरकारने असं सांगितलेलं असं नाही आहे. आज मी मुख्यमंत्री साहेबांसोबत असताना औरंगाबाद आपल्या संभाजीनगरमध्ये त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या बॅगा चेक केल्या, फडणवीस साहेबांच्या बॅगा चेक केल्या, अनेक आपल्या नेत्यांच्या बॅगा चेक केलेल्या आहे. त्यामुळे उद्धवजी, तुम्ही लोकांना विनाकारण संभ्रमामध्ये टाकू नका. हे इलेक्शन कमिशनचं काम आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी उद्धवजी, आपण तिकडं करा, जे काय तुम्हाला करायचं ते करा. आमची ताकद फार मोठी ताकद आहे. आमची कामं नाहीत खोटी, आमची कामं नाहीत खोटी, म्हणून आमची ताकद आहे मोठी. त्यामुळे आपण सर्वांनी या ठिकाणी आपण आलेले आहात. आणि माझ्या रिपब्लिकन पक्षाचा संपूर्ण पाठिंबा. माझ्या पक्षाला जास्त जागा मिळाल्या नाहीत, पण जी आश्वासनं दिलेली आहेत ती नक्की पाळली जाणार आहे. सरकार आल्यानंतर जे काय आम्हाला सत्तेचा सहभाग मिळेल. पण माझ्या सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महायुतीचं काम करायला सुरुवात केलेली आहे. गावागावातल्या कार्यकर्त्याला माझा आदेश होता, त्याप्रमाणे ते कामाला लागलेले आहे. मुंबईमधले कार्यकर्ते सगळे प्रचारामध्ये आहे. सगळ्या उमेदवारांना माहिती आहे की माझे कार्यकर्ते सगळ्या ठिकाणी आहेत. आणि त्यामुळं या ठिकाणी मी फारसा वेळ घेत नाही. पण मी एक गोष्ट सांगतो की मी पवार साहेबांच्या बद्दल, ते माझे चांगले मित्र आहे. त्यांच्याबरोबर मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात होतो. आता नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मंत्रिमंडळात आहे. पवार साहेबांना माझं एवढं सांगणं होतं की तुम्हीच आमच्यासोबत यायला पाहिजे होते. त्या अजितदादा तर आलीच आहेत, पण पवार साहेबांनी यायला काय हरकत होतं? बारामतीमध्ये मोदी साहेब आले होते, तुमच्या कामाची प्रशंसा केलेली होती. आणि देशाच्या विकासासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोदी साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावण्यासाठी तुम्ही यायला हवं होतं.
आला नाही तुम्ही. ज्या काँग्रेसने तुम्हाला प्रधानमंत्रीपद दिलं नाही, ज्या काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला पक्षाचं अध्यक्षपद होऊ दिलं नाही, त्या काँग्रेस सोबत तुम्ही गेला. जावा तुम्ही तिकडे, जावा तिकडे जायचं तिकडे जावा. पण अजितदादा आलेत आमच्या गावा. त्यामुळं या ठिकाणी मी फारसा वेळ घेत नाही. अजूनही काय आपले वक्त्यांना बोलायचं आहे. मोदी साहेब थोड्याच वेळामध्ये येणार आहेत. त्यामुळे मी एवढं सांगतो की माझा पक्ष आपल्या सोबत आहे आणि माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी महायुतीच्या कामाला लागायचं आहे. त्यांनी चांगलं काम करावं आणि मुंबईमधल्या जास्तीत जास्त जागा आपण निवडून आणाव्यात असं आवाहन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. मंडळी, आधुनिक हिंदुस्थानाचे शिल्पकार अगदी थोड्याच वेळात शिवतीर्थ गाजवण्याकरता पोहोचतायत. पण तत्पूर्वी माननीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी, अध्यक्ष भाजप मुंबई, यांना मी अथांग जनसमुदायाला संबोधित करण्याकरता पाचारण करते. येत्या केवळ 3 मिनिटांमध्ये देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला या मंचावर उपस्थित होणार आहेत. जरा जोरदार घोषणा देऊया. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र की, छत्रपती शिवाजी महाराज की, परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. मंचावर उपस्थित आपल्या सगळ्यांचे नेते, महाराष्ट्राचे आपले मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, मंचावर उपस्थित आपले नेते माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, माननीय भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे जी, मंचावर उपस्थित सर्वच महायुतीचे नेते, सर्व उमेदवार आणि समोर उपस्थित मुंबईकर नागरिक बंधू भगिनी आणि मातांनो, आपल्या समोर माननीय रामदास आठवले साहेबांनी खऱ्या अर्थाने या निवडणुकीचा मुद्दा काय आणि आपल्याला मतदान का करायचं आहे त्याचं विश्लेषण ठेवलेलं आहे. माननीय लोढा साहेबांनी मुंबईमध्ये वळवळू पाहणारी एक हिरवी शक्ती उद्धवजींच्या प्रयत्नातून मुंबईचा रंग बदलू पाहते आहे, याबद्दलचं सुद्धा मार्गदर्शन केलं आहे. आज या मंचावर भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाई याचे सर्व उमेदवार आपल्या सगळ्यांचा आशीर्वाद घ्यायला उभे आहेत, उपस्थित आहेत. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करेन, मुंबईकर नागरिकांना विनंती करीन, मंचावर उपस्थित सर्व उमेदवार हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातले मावळे असावेत असं तुमच्यासाठी आणि मुंबईसाठी नारे आणि प्रयत्न करणारी मंडळी आहे. निवडणुकांमध्ये 23 तारखेला काय निकाल लागेल याचा संपूर्णपणे अंदाज
एकनाथजी देवेंद्रजी या दोघांनी महाराष्ट्रभर प्रवास केल्यामुळे त्यांना माहित आहे. मी विचार करत होतो की आज मुंबईकर नागरिकांसमोर तुम्ही महायुतीचं सरकार आणण्यासाठी सर्व जागा निवडून द्या एवढंच आवाहन करावं का? तर मुंबईकर नागरिक तर महायुतीच्या बाजूने आहेतच. मी विचार करत होतो ज्यांनी मुंबईकरांची सेवा करण्याचं व्रत घेतल्याचं दाखवलं, पण प्रत्यक्षामध्ये गेल्या 25 वर्षामध्ये मुंबईकरांची प्रतारणा केली, त्या महाविकास आघाडीला पराभूत करा असं आवाहन करावं का? वर्तमानपत्राचे सगळे मथळे वाचल्यावर लक्षात येतं जनतेचा रोष महाविकास आघाडीकडेच आहे. आणि मग मी ठरवलं आज या शिवाजी पार्कच्या पावन मैदानातून एकच आवाहन तुम्हाला करायचं, मुंबईकरांना करायचं, मोठ्या संख्येने मतदान करा, मोठ्या संख्येने महायुतीला जिंकवा, आपल्या प्रयत्नातून मुंबईचा रंग बदलवू पाहणाऱ्यांना धडा शिकवा. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी मंडळी, अगदी काही क्षणातच भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांचं सभास्थळी या मंचावर आगमन होईल. मुंबईचे सर्व महायुतीचे उमेदवार आपल्या समोर या मंचकावर उपस्थित आहेत. मंडळी, नेतृत्व कर्तबगार आधुनिक मुंबईला साजेसे उमेदवार, राष्ट्रकार्य, सुशासन आणि विकास या त्रिसूत्रीवर कार्य करणारी, मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या सेवेसाठी अविरत समर्पित महायुती, सर्वात सक्षम नेतृत्व आणि सर्वात समर्पित कार्यकर्ते असणारी महायुती. लोकतंत्राच्या या महाउत्सवात मतदान करूया, महायुतीला निवडून मुंबईच्या विकासाला अधिक गतिमान करूया. महायुती प्रगतीची, जनतेच्या समृद्धीची, गतिमान प्रवासाची, रेल्वे सुविधांच्या उभारणीची, रस्त्यांच्या पायाभूत सोयींची, आधुनिक आरोग्य सेवेची. मंडळी, टाळ्यांच्या गजरात आपण भारताचे पंतप्रधान माननीय मोदीजींचं स्वागत करायला तयार राहूया. टाळ्यांच्या गजरासोबतच जय जयकार देखील करूया. भारत माता की वंदे वंदे. बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम. छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की. भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति का इस ऐतिहासिक मैदान में आयोजित महायुति विजय निर्धार सभा को लाभ हुआ है. हम सभी भाग्यशाली महसूस करते हैं और आपको साभार नमन करते हैं. मुंबई वासियों की ओर से मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं. हम सब मोदी का परिवार तालियों की गूंज के साथ इस पल को सजाएंगे. भारत माता के सुपूत 500 साल पुरानी जंजीरों को तोड़कर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का सपना साकार करने वाले, भारत को विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखने वाले, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज की तारीख में करोड़ों लोगों के जीवन में
बुनियादी परिवर्तन लाने वाले, विकास की गंगा भारत के घर घर में पहुंचाने वाले, आधुनिक युग के भगीरथ, देश की आशाओं की उम्मीद, जिनके मजबूत आश्वासक कंधों पर टिकी हुई है, जिनका एक एक कदम विजय की संकल्पना को मूर्त रूप दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सबसे पहले फूल, शॉल, फेटा तथा मुंबा देवी की प्रतिमा देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। महाराष्ट्र का महावस्त्र ये पैठनी और पैठनी का ये फेटा पारंपरिक रूप से शॉल देकर आदर का प्रतीक, स्वागत एवं सम्मान, साथ ही इन फूलों का प्रेम का प्रतीक स्वीकार किया गया है। मुंबई की आराध्य देवता मुंबा देवी की, मुंबा देवी की। और अब स्वागत सम्मान की श्रृंखला में अगली कड़ी तुलजापुर की भवानी माता की प्रतिमा देंगे माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस एवं एडवोकेट आशीष शेलार जी। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, सर्वसमावेशक विकास के लिए सदैव प्रतिबद्ध चैतन्यपूर्ण व्यक्तिमत्व माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वे इस विराट सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो, ज्यांना खऱ्या अर्थानं क्रांतिगुरु मानलं जातं। ते क्रांतिगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। आणि आज मंचावर उपस्थित असलेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय आणि डॅशिंग मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, भारतातल्या रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामदास आठवलेजी, पीयूष गोयलजी, विनोद तावडेजी, आशीष शेलारजी, मंचावरील महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, आपल्या आशीर्वादाने 23 तारखेला निवडून येणारे महायुतीचे सर्व उमेदवार, या ठिकाणी उपस्थित माझ्या सर्व लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, मी सर्वप्रथम माननीय मोदीजींचं अभिनंदन करतो की डॉमिनिक या देशाने
मोदीजींनी कोविडच्या काळामध्ये केलेल्या कामाकरता त्यांना सर्वोच्च पुरस्कार या ठिकाणी दिला आहे। अर्थात आपल्या इथे काही लोक फेसबुक लाईव्ह करून देखील उत्कृष्ट मुख्यमंत्री झाले, पण मी त्यांच्यावर काहीच बोलणार नाही। पण आज मुंबईमध्ये मी मोदीजींचे आभार मानतो। गेल्या 10 वर्षामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात महायुती 1 आणि महायुती 2 या दोन्ही सरकारांनी मुंबईचा चेहरा बदलवून दाखवला, कारण मोदीजींचा आशीर्वाद होता। अनेक गोष्टी सांगता येतील, मी 2च बाबी बोलणार आहे। पहिलं, मुंबईकरांचा सगळ्यात मोठा प्रश्न, मुंबईकरांचं 60% जीवन हे केवळ प्रवासामध्ये जातं। त्यांचा सगळा क्वालिटी टाइम हा प्रवासामध्ये जातो। मुंबईकरांचा प्रवास सुकर झाला पाहिजे म्हणून मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये मुंबईच्या सबअर्बन रेल्वेचा चेहरा बदलला। त्या ठिकाणी प्लॅटफॉर्म असतील, एस्केलेटर्स असतील, लिफ्ट असेल, पॅसेंजर सुविधा असेल, नवीन डब्बे असतील, नवीन ट्रेन असतील, त्याची फ्रिक्वेन्सी असेल, पूर्णपणे ही सबअर्बन रेल्वे बदलली। आणि त्यासोबत जुन्या सरकारने 11 वर्षात 15 वर्षाचं जे सरकार होतं काँग्रेसचं, 11 वर्षात 11 किलोमीटर मेट्रो केली। आपल्या सरकारने 5 वर्षामध्ये 350 किलोमीटर मेट्रोचं नेटवर्क सुरू केलं। मोदीजींच्या नेतृत्वात आपल्या सरकारने कोस्टल रोड तयार केला। नरिमन पॉइंट पासून वरईपर्यंत वरई बांद्रा रोड आहे, बांद्रा वर्सोव्याचं काम चालू आहे, वर्सोवा मड याचं काम सुरू होत आहे। मड पासून उत्तनचं प्लॅनिंग झालंय आणि उत्तन पासून विरार पर्यंत, म्हणजे संपूर्ण वेस्ट कोस्ट जो आहे या ठिकाणी पूर्णपणे सीमलेसली 40 मिनिटांमध्ये नरिमन पॉइंट टू विरार जाता येईल अशा प्रकारची व्यवस्था, वेस्टर्न एक्सप्रेसवेला डिकंजेस्ट करण्याचं काम हे आपल्या सरकारने केलं आणि तिकडनं विरार ते अलिबाग कॉरिडॉर तयार केला। त्यामुळे MMR रिजन मध्ये पूर्णपणे एक लूप तयार झाला आणि त्याला सगळ्यात महत्त्वाचं 22 किलोमीटरचा अटल सेतू, याच्यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई जोडली गेली। मुंबई आणि MMR रिजन मध्ये लोकांकरता प्रवास सुकर व्हावा ही व्यवस्था मोदीजींनी केली। दुसरं महत्त्वाचं, मुंबईकरांचा प्रश्न घराचा, वर्षानुवर्ष माझा मुंबईचा मराठी माणूस या घरांकरता तळपत होता। मला सांगताना आनंद वाटतो, मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये त्या ठिकाणी BDD 40चं रिडेव्हलपमेंट असो, अभ्युदय नगर सारखी योजना असो, विशाल सह्याद्री सारखी योजना असो, अनेक अशा प्रकारच्या वस्त्या ज्याचं रिडेव्हलपमेंट बाकी होतं, केवळ कागदावर होतं, ते रिडेव्हलपमेंट आपल्या सरकारने करून दाखवलं। अशा 100 योजना मी सांगू शकतो। धारावीचं रिडेव्हलपमेंट जे केवळ कागदावर होतं ते आपल्या सरकारने करून दाखवलं आणि मोदीजींच्या आशीर्वादाने मी तुम्हाला सांगतो, हे जे काही या ठिकाणी बोलतायत, पुढच्या 5-7 वर्षामध्ये माझा धारावीचा माणूस धारावीमध्येच पक्क्या चांगल्या सुंदर घरामध्ये त्या ठिकाणी बसलेला आपल्याला पाहायला मिळेल। मोदीजींच्या आशीर्वादाने आपण बघू शकतो, आज मुंबईमध्ये रिडेव्हलपमेंट सुरू झाली। त्यातल्या अनेक गोष्टी आता आपण दूर केल्या, 18 निर्णय घेतले आणि मुंबईकरांना सेल्फ रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून 1600 प्रोजेक्ट आता पाईपलाईन मध्ये आहे। पुढच्या काळामध्ये 100 स्क्वेअर फूट मध्ये राहणाऱ्याला 500 स्क्वेअर फूटचं घर हे रिडेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून याच मुंबईमध्ये मिळत आहे। आणि SRA मध्ये वर्षानुवर्ष बंद असलेल्या वेगवेगळ्या या झोपडपट्ट्यांना लोक बाहेर होती, घर मिळत नव्हती। आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात त्याला आम्ही चालना दिली आणि आता वेगवेगळ्या संस्था, MMRD असेल, सिडको असेल, सगळ्या संस्था
झोपडपट्टी धारकांकरता घर बांधतायत, गरीबाला, मध्यमवर्गीयाला, मराठी माणसाला, मुंबईकराला घर देण्याचं काम कोणी केलं असेल तर मोदीजींच्या नेतृत्वातल्या या महायुतीच्या सरकारने केलंय. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, केलेल्या कामावर आम्ही मतदान मागतोय. आणि काही लोक हे केवळ लांगुल चालनावर मतदान घेतात. मी जास्त बोलणार नाही, पण माझा सवाल उद्धव ठाकरेजींना आहे, शरद पवारजींना आहे, माझा सवाल काँग्रेसला आहे. अरे उलेमांच्या 17 मागण्या मान्य करताना तुम्ही त्या वाचल्या होत्या का? त्यातली एक मागणी जी महाविकास आघाडीने मान्य केली ती मागणी अशी आहे, 2012 ते 2024 या महाराष्ट्रात जेवढ्या दंगली घडल्या त्या दंगलीमध्ये जेवढे मुसलमान आरोपी आहेत त्या सगळ्या आरोपींना एका झटक्यात सोडून द्या, ही मागणी उलेमांनी केली. आणि त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीने मान्य केली. हे काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? अरे यांना आता आपली ताकद दाखवून द्या. हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आलेली आहे आणि ती तुम्ही कराल हा विश्वास व्यक्त करतो. आणि म्हणून जिथे कमळ आहे तिथे कमळ, जिथे धनुष्यबाण आहे तिथे धनुष्यबाण, आणि जिथे घड्याळ आहे तिथे घड्याळ. आम्हाला मतं द्या एवढीच विनंती करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी. और अब समृद्ध महाराष्ट्र के प्रगति का उत्तुंग ध्येय सामने रखकर कार्य करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से मैं संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. अच्छा, खरं म्हणजे मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाची लढाई लढणाऱ्या मुंबई नगरीला आणि मुंबईसाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या 105 शहीदांना मी सर्वप्रथम वंदन करतो. आजच्या या आदरणीय मोदी साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये महायुतीच्या प्रचार सभेला उपस्थित आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, रामदास आठवलेजी, केंद्रीय मंत्री, सर्व या ठिकाणी आमचे सर्व सहकारी, सर्व उमेदवार आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित महायुतीचे कार्यकर्ते, बांधव, भगिनी आणि मातांनो, ज्या मैदानात बाळासाहेबांचे विचार ऐकून लाखो शिवसैनिकांच्या मनात अंगार फुलायचा, त्याच मैदानात आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचा हुंकार घुमणार आहे. या पवित्र शिवतीर्थावर विश्वनेते, विश्वगुरु आणि आपल्या सगळ्यांचे लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचं मी मुंबईकरांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. स्वाभिमान का बुलंद नारा है मोदी, दुनिया के आसमान में चमचमता तारा है मोदी. शिवतीर्थावरची ही भव्यता ही आहे महायुती. आणि म्हणून आठवले साहेब आज बसले तिकडे, मगाशी त्यांनी कविता केलेली आहे. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब या शिवतीर्थावरून विचारांचं सोनं वाटायचे. आज मोदीजी इथं विचारांचं सोनं वाटायला आले. म्हणूनच आजचा दिवस आपल्यासाठी दसऱ्यासारखा आहे आणि आपल्याला 23 तारखेला दिवाळी साजरी करायची आहे.
फटाके सगळ्यांनी तयार करून ठेवा. छोटे मोठे फटाके नाही, मोठे अॅटम बॉम्ब फोडायचे आहे. मोदीजी काही दिवसापूर्वी मुंबईत येऊन गेले, विकास प्रकल्पांची उद्घाटन आणि शुभारंभ करून गेले. तो तो फक्त वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है. मोदी जी देश के सर्वोच्च नेता है, लेकिन वो महाराष्ट्र और हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड भी है. त्यांचं मार्गदर्शन नेहमी, उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार काम कर रहा है. इसलिए महाराष्ट्र आज नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है. मोदी जी ने मुंबई को वर्ल्ड फाइनेंस सेंटर और ग्लोबल फिनटेक कैपिटल बनाने की गारंटी दी है. ये हमारे लिए गर्व की बात है. मोदी जी, हम सब लोग आपसे वादा करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन है, उसमें $1.5 ट्रिलियन की जो योगदान है, ये महाराष्ट्र जरूर देगा. ये हमारी जिम्मेदारी है. आम्ही 2 वर्षापूर्वी विकासाच्या मोदी कार्यात सामील झालो. आम्ही जो मार्ग स्वीकारला त्याची फळं आता महाराष्ट्र चोखताना आपण पाहतोय. आणि महाराष्ट्रामध्ये जी प्रगती सुरू आहे, 2004 ते 2014 या काँग्रेसच्या काळात महाराष्ट्राला केंद्राने 2 लाख कोटी दिले. आता मोदीजींच्या गेल्या 10 वर्षात 2014 ते 24 मध्ये 10 लाख कोटी रुपये दिले. 10 लाख म्हणजे दुप्पट तिप्पट नाही, 5 पट. आणि म्हणून विरोधकांच्या पोटात दुखतंय. आजवर कधी झालं नाही तेवढं काम 2 वर्षात आम्ही महाराष्ट्रात करू शकलो. आणि 2.5 वर्षाच्या ग्रहणातून मुंबईला, महाराष्ट्राला आम्ही सोडवण्याचं काम केलं. खरं म्हणजे कारण बंद सम्राटच त्यावेळी मुख्य पदावर, मुख्यमंत्री पदावर बसले होते. आजही तुम्ही त्यांची भाषा बघा. आमचं सरकार आल्यावर आम्ही क्लस्टर डेव्हलपमेंट बंद करू, रिफायनरी बंद करू, धारावी बंद करू. अरे काय चालू करणार ते तर सांगा. हा, अब बस हो गया. या बंद सम्राटांना कायमचं घर बंद करायचं वेळ आलेली आहे. आणि महाराष्ट्राने ठरवलेलं आहे. आम्ही जेव्हा 2 वर्षापूर्वी, 2.25 वर्षापूर्वी सत्तेत आलो, त्यावेळेस पुन्हा आम्ही जे प्रकल्पांना स्टे दिला होता, स्पीड ब्रेकर टाकले होते, ते सगळे काढले आणि सुपरफास्ट काम सुरू केलं. आणि या राज्याला इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट म्हणून पुन्हा ओळख निर्माण करून दिली. परकीय गुंतवणुकीत आज महाराष्ट्र नंबर 1 ला आहे. उद्योगांसाठी आज महाराष्ट्र फेवरेट डेस्टिनेशन झालंय. लाखो रोजगारांना संधी मिळतेय. मुंबईचा कोस्टल रोड तर गेम चेंजर आहे. आणि आणखी एक योजना एक योजनेने गेम चेंज केला आहे. आणि महाविकास आघाडीचाही गेम चेंज केला आहे. कुठली योजना आहे? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना. त्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. आपली योजना सुपरहिट झाली आहे. आणि म्हणून या लाडक्या बहिणींच्या प्रतिसादामुळे महाविकास आघाडी, महाबिघाडी कोमात गेले, कोमामध्ये. आणि म्हणून आम्ही म्हणतो काम केलं भारी, आता पुढची तयारी. आणि म्हणून कालपर्यंत आमच्या बहिणींचा अपमान करणारे लोक भीक देताय का, लाच देताय का, विकत घेताय का, अशा प्रकारचं विरोध करणाऱ्या लाडक्या बहीण योजनेला, खोडा घालणाऱ्या योजनेला, एक खोडा घालणारे सावत्र भाऊ यांना या महाराष्ट्रातल्या माझ्या बहिणी जोडा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून आता आमच्या योजनेला विरोध करत होत्या, तेच योजना आमची चोरायला लागले. वचननाम्यामध्ये त्यांनी महालक्ष्मी योजना टाकली. पंचसूत्री, खरं म्हणजे मी म्हणेन त्यांची ती थापासूत्री आहे.
थापा मारणारे, आपला वचननामा चोरणारे, नक्कल करणारे, कॉपी पेस्ट करणारे. कॉपी करणारे कधी पास होतात? डुप्लिकेट ते डुप्लिकेट आणि ओरिजिनल ते ओरिजिनल. आणि म्हणून यामध्ये महाबिघाडीने या 10 वर्ष आपल्या राज्याला 10 वर्ष मागे ठेवलं. पण आज चित्र बदललंय. महाराष्ट्रात गती, प्रगती आणि समृद्धी सुखाने नांदती आहे. त्यामागे एक महाशक्ती आहे. त्या महाशक्तीचं नाव आहे नरेंद्र दामोदर मोदी. मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारत देश महासत्तेकडे चाललाय. त्यांच्याच आशीर्वादाने महाराष्ट्र देशात नंबर 1 होतोय. येत्या काही वर्षात मुंबईचा जीडीपी दुप्पट होतोय. मुंबईचे रखडलेले SRA वगैरे प्रकल्पाच्या बद्दल देवेंद्रजींनी सांगितलेलं आहे. कारण मुंबई बाहेर फेकलेला मुंबईकर पुन्हा आम्ही मुंबईत आणणार, पुन्हा आम्ही मुंबईत आणणार. त्यासाठी सर्व ज्या आमच्या सरकारी संस्था आहेत त्यांना एकत्र घेऊन हे सर्व प्रकल्प आम्ही पुढे आणणार. सर्व प्रकल्प आम्ही त्याचा पुनर्विकास करणार आणि मुंबईला, मुंबईकर जे बाहेर गेले त्यांना पुन्हा मुंबईमध्ये हक्काचं घर देणार. हा आमच्या सरकारचा शब्द आहे. मी त्याच्यामध्ये डिटेलमध्ये जात नाही. आणि म्हणून मुंबईला खड्डेमुक्त, प्रदूषणमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करणार हा देखील आपला संकल्प आहे. फक्त मुंबई नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विकासाचं विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय आपला आहे. आणि म्हणून मी सांगतो 2014च्या पूर्वीचा काळ आठवा. त्या काळामध्ये भ्रष्टाचार, घोटाळे, रकानेचे रकाने भरून यायचे. पण आज तुम्ही ज्या मोदीजींवर आरोप करताय, त्यांना शिव्या घालताय, या मोदीजींवर 10 वर्षात एक तरी घोटाळ्याचा, भ्रष्टाचाराचा आरोप डाग तुम्हाला लावता आला नाही. तुम्ही दागी आहात. आमचे प्रधानमंत्री बेदाग आहेत आणि हीच आमची कमाई आहे. आणि म्हणून देश विदेशात तर आपण पाहतो की आज पूर्वी प्रधानमंत्री कुठं गेले आणि कुठून आले कधी काही कळायचं नाही. परंतु आज सर्व देशामध्ये आज मोदीजींचं जे नातं निर्माण केलंय ते आपण पाहिल्यानंतर आपल्या सर्व भारतीयांना आपली छाती अभिमानाने भरून येते. आपल्याला हे आपण सर्व भाग्यवान आहोत की आपल्या देशाचं नाव जगभरात रोशन करण्याचं काम मोदी साहेबांनी केलंय. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, महाराष्ट्र विकास विरोधी आणि महाराष्ट्र विकास विरोधी आणि विकासाचे मारेकरी ही महाविकास आघाडीला या महाराष्ट्रातली जनता थारा देणार नाही. आता मुंबईकरांचं ठरलंय, लोकसभेतलं वारं आता फिरलंय आणि ते महायुती या ठिकाणी 100% आल्याशिवाय राहणार नाही. हा शब्द या ठिकाणी आपल्याला देऊ इच्छितो. खरं म्हणजे म्हणतात आमची क्रांतीची मशाल आहे. अरे घराघराला आग लावणारी तुमची मशाल आहे. जाती जातीमध्ये आग लावणारी तुमची मशाल आहे. जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारी मशाल आहे. आणि म्हणून या जनतेच्या गळ्याभोवती आवडलेला काँग्रेसचा फास आपल्याला सोडवायचा आहे. आणि म्हणून यासाठी जनता सुज्ञ आहे, योग्य निर्णय घे. आणि 20 तारखेला धनुष्यबाण असेल तिथे धनुष्यबाण, कमळ असेल तिथे कमळ आणि घड्याळ असेल तिथे घड्याळ. ते बटन दाबून मुंबईतल्या 36च्या 36 आपल्या उमेदवारांना आमदार करण्याचा संकल्प करूया. एवढंच आपल्याला मी या ठिकाणी सांगतो. जाते जाते 2 पंक्तियां कहता हूं. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल के देख लेना. कैसी की जाती है मुल्क की हिफाजत, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख लेना. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय.
देवी और सज्जनों, नव भारत के जनक, प्रखर राष्ट्रभक्त, कर्मयोगी युग पुरुष, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत का सपना साकार करने वाले, करोड़ों लोगों की मन की और दिल की बात जानने वाले भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूं कि आज के इस अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय भवानी, जय भवानी। मुंबईकर बंधू आणि भगिनींनो, माझा तुम्हाला नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं सिद्धि विनायक, मुंबा देवी और महालक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज क्रांति गुरु लहूजी वस्ताद साल्वे जी की जयंती भी है। मैं मुंबई की धरती से लहूजी वस्ताद साल्वे जी को महाराष्ट्र की धरती के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज महाराष्ट्र में इस चुनाव की ये मेरी आखिरी जनसभा है। मैंने इस दौरान पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण, हर क्षेत्र के लोगों से मेरा संवाद हुआ और अब मैं आमची मुंबई में हूं। पूरे महाराष्ट्र का आशीर्वाद आज महायुति के साथ है। आज हर और एक ही आवाज है, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र की धरती से हर युग में नए चिंतन की नई धाराएं निकली है। यहां से संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव जैसे संतों ने, विद्वानों ने समाज को दिशा दिखाई। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज का संकल्प देश को दिया। लोकमान्य तिलक और गोखले जी जैसी महान हस्तियों ने देशभक्ति की अलग जगाई। आज महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअगाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग
तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। भाजपा का, महायुति का ये मंत्र है, ये नीति है, ये हमारी वृत्ति भी है, प्रवृत्ति भी है। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। भारत की हर उपलब्धि पर अघाड़ी वाले सवाल उठाते हैं। यही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं दिया, और जब हमने मराठी भाषा को ये सम्मान दिया तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। इसलिए आपको महाअघाड़ी वालों की राजनीति से, उनके इरादों से बहुत सावधान रहना है। साथियों, मुंबई सपनों का शहर है, तो महायुति सपनों को सिद्ध करने वाला गठबंधन है। देश का गरीब, मध्यम वर्ग और सामान्य मानवी जिसे दशकों तक खुलकर सपने देखने का भी मौका नहीं मिला, आज उसके सपने पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया। आज मुंबई में बड़ी संख्या में स्टार्टअप आ रहे हैं। वो गरीब जिसे पहली बार पीएम आवास योजना में पक्का घर मिला है, वो मिडिल क्लास जिसे कम ब्याज पर होम लोन मिल रहा है, रेरा कानूनों के बाद जिसे पूरे जीवन की कमाई गंवाने का डर अब खत्म हो चुका है, वो आज अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हुआ है। आप मुंबई के रेहड़ी पटरी वालों पर नजर डालिए। आज लगभग 70 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पीएम स्वनिधि योजना की मदद से अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिली है।
और इसका फायदा यहां मुंबई के भी हमारे 1 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को मिला है। और मैं मुंबई के हमारे साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि 1 साल पहले मुझे इन सभी रेहड़ी पटरी वालों के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला था और उनके चेहरे पर जो उमंग था, उत्साह था, कुछ कर गुजरने का मादा था, वो वाकई प्रेरणा देने वाला था। साथियों, सेवा भावना से काम केवल और केवल बीजेपी और महायुति ही कर सकती है। और मैं बड़ी नम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं और आप मेरे जीवन की हर गतिविधि से मेरी बात को एक तराजू से तोल सकते हैं। और इसलिए मैं जिम्मेवारी के साथ भी कहता हूं और पूरी नम्रता से कहता हूं, आपके सपने ही हमारे संकल्प है। मोदी आपके सपनों को जीता है, आपके सपनों के लिए जागता है और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत की गारंटी देता है। साथियों, आज दुनिया का हर देश अपने बड़े शहरों को आधुनिक बनाने में लगा है। मुंबई के लिए यही सपना बीजेपी और महायुति ने देखा है। आज हर मुंबईकर देख सकता है कि हम कितने बड़े स्केल पर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार मुंबई को कनेक्टिविटी की हर परेशानी से मुक्ति दिलाना चाहती है और शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने अभी विस्तार से इसका वर्णन भी किया है। आज मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही है। मेट्रो लाइन हो, लोकल ट्रेनें हो, मुंबई और आसपास के शहरों को जोड़ने वाले पुल हो, महामार्ग हो, एयरपोर्ट हो, हर दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथियों, हमारे देश में आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। यहां भी दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन मुंबई को लेकर इन्होंने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग की परवाह ही नहीं की। नतीजा यह हुआ कि हमारी मुंबई लगातार पिछड़ती चली गई। कांग्रेस का मिजाज मुंबई के ठीक उल्टा है। मुंबई का मिजाज यानी ईमानदारी और कड़ी मेहनत। मुंबई का मिजाज यानी आगे बढ़ने की ललक। लेकिन कांग्रेस का मिजाज क्या है? कांग्रेस का मिजाज है भ्रष्टाचार। कांग्रेस का मिजाज है देश को पीछे धकेलना।
कांग्रेस का मिजाज है विकास में अड़ंगा डालना। आपको याद रखना है, इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया था, इन्होंने मेट्रो का विरोध किया था। हम जब इनोवेशन की बात कर रहे थे, हम जब डिजिटल इंडिया और यूपीआई की बात कर रहे थे, तब कांग्रेस और उसके साथी टेक्नोलॉजी और यूपीआई का मजाक उड़ाते थे। ऐसी सोच वाले लोग मुंबई को कभी आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, हमारी मुंबई जोड़ने में विश्वास करती है, लेकिन कांग्रेस और अघाड़ी केवल और केवल तोड़ने की बात करते हैं। मुंबई में हर जाति समुदाय के लोग आते हैं, हर भाषा के लोग आते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन महाअघाड़ी वाले जाति के नाम पर लोगों को लड़वाने में लगे हैं। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करता है। सरकार बनाने के लिए तड़प रही कांग्रेस बिना पानी को जैसे मछली तड़पती है ना, वैसे तड़प रहे हैं। हर कीमत पर एसटी, एससी, ओबीसी की एकजुटता तोड़ना चाहती है। इसलिए वो एसटी की जातियों को आपस में लड़ा रही है, एससी, ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ा रही है। ये जातियां लड़ेगी तो कमजोर होगी, और जितनी ज्यादा जातियां कमजोर होगी, कांग्रेस मजबूत होती चली जाएगी। मजबूत कांग्रेस सरकार में आकर एसटी, एससी, ओबीसी की उनको तबाह करेगी, आपका आरक्षण छीन लेगी। और इसलिए ही मैं बार बार कह रहा हूं, आज इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। जिस प्रकार से अघाड़ी के लोग कारनामे कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के साझादे देश में तबाही की भाषा बोल रहे हैं, तब आज एक बात बहुत जरूरी हो गई है, और वो है एक है तो सेफ है, एक है तो, एक है तो, एक है तो। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बाला साहब के आशीर्वाद मिलेंगे। आज तक ये लोग कांग्रेस से,
कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। साथियों, मुंबई शहर ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है। आतंकवाद से मिले जख्मों को यहां के लोग अब भी भूले नहीं हैं। एक समय था जब हर कोई यहां बसों में, ट्रेन में, लोकल में डर डर के चलता था। लोग सोचते थे कि आज अपने परिवार से मिल पाएंगे या नहीं, घर लौट पाएंगे या नहीं, अनहोनी की आशंका लगी रहती थी। लेकिन बीते वर्षों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है। यही पुलिस थी, यही सुरक्षा एजेंसियां थी, यही सरकार थी, यही फाइलें थी। लेकिन तब सरकार और थी, आज मोदी है। आपको सोचना है कि क्यों जब कांग्रेस सरकार थी तो मुंबई समेत देश भर में आतंकी घटनाएं होती रहती थी। हर जगह आपको लावारिस वस्तुओं का डर दिखाया जाता था। बस में, ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है। आतंक के आकाओं को पता है, अघाड़ी वालों को हो या ना हो। भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। साथियों, मुंबई की एक बहुत बड़ी ताकत है महिलाओं की भागीदारी और वुमेन लेड डेवलपमेंट। देश के दूसरे शहरों में भी मुंबई की मिसाल दी जाती है। आज स्टार्टअप्स को लीड करने से लेकर ड्रोन दीदी की भूमिका निभाने तक महाराष्ट्र की महिलाएं देश को दिशा दिखा रही है। महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, जिनमें से अनेकों स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां कर रही है। देश भर में 70,000 से ज्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें कम से कम एक महिला डायरेक्टर के रूप में उसका नेतृत्व कर रही है। महिला नेतृत्व वाले कई स्टार्टअप्स मुंबई बेस्ड हैं। ये महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार कर रही है। महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना का लाभ बड़ी संख्या में मुंबई की माताओं बहनों को भी मिला है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं
उनमें से अधिकतर घर भी महिला सदस्य के नाम पर है। इससे महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में तेजी आई है। साथियों, मुझे पता है मुंबई का जोश कभी ठंडा नहीं पड़ता और मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी पूरी जी जान से निभाते हैं और इसलिए 20 तारीख को रिकॉर्ड मतदान की जिम्मेदारी मैं आप सब मेरे साथियों को देकर के जाता हूं। हमेशा ये जोश बनाए रखना है। हमें महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और आपको मुंबई में महायुति की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करनी है। और एक अर्थ में तो मैं कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। साथियों, मैंने इस बार झारखंड का चुनाव भी देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव भी देखा है और मैं कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव को भी देख रहा था। हरियाणा ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सारी योजनाओं को चकनाचूर कर दिया, उनके सारे सपनों को तहस नहस कर दिया। जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, हर मुद्दे को हरियाणा के लोगों ने करारा जवाब दिया और मैं कह सकता हूं झारखंड और महाराष्ट्र में भी हरियाणा से भी ज्यादा करारा जवाब ये महाआघाड़ी वालों को मिलने वाला है। झूठ लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता और देश की जनता ने हर झूठ को जमीन में गाड़ देने का तय कर लिया है। साथियों, ये लोग संविधान, और वो भी कोरे कागज वाला संविधान, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा संविधान, लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, इस देश के लिए शर्म की बात है, हम सभी देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि आजादी के बाद 6-7 दशक तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो हम सबको चलाता था, वो बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हुआ था और ये बात ये कांग्रेस वालों ने छुपाए रखी थी। इस देश में जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान नहीं चलता था। वहां विधान अलग था, वहां प्रधान अलग था और वहां का निशान भी, झंडा भी अलग था। 6-6, 7-7 दशक तक बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया था। 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में घुस ही नहीं सकता था। जब आपने
मोदी को सेवा का अवसर दिया, ये 370 को हमने जमीन में गाड़ दिया है। और तब जाकर के बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज अगर महाराष्ट्र से गया होगा तो भी, आंध्र से गया होगा तो भी, तमिलनाडु से गया होगा तो भी, जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का जज भारत के संविधान पर शपथ नहीं लेता था, वो जम्मू कश्मीर के विधान के आधार पर शपथ लेता था। जम्मू कश्मीर के इसके पहले के किसी मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ नहीं ली है। देशवासियों, आज अभी जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री का काम शुरू हुआ। ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल किसकी है? ये कमाल मोदी की नहीं है, ये आपके वोट की ताकत है कि 370 जमीन में चली गई। और इसलिए आपके वोट की ताकत को समझ के फिर से एक बार मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने का मौका दीजिए। मुझे आपके सपनों के लिए जी जान से जुटने का अवसर दीजिए। और इसलिए मुझे महायुति का साथ चाहिए। आपके सपने पूरे करने के लिए महाराष्ट्र में महायुति की सरकार चाहिए, ताकि मैं बिना कोई रोक टोक आपकी सेवा करता रहूं। इसीलिए मैं आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, महायुति के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, मेरे इन सभी साथियों के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी, आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा और हमारे आत्मविश्वास को अधिक बल देगा। मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं। देवी और सज्जनों, महायुति है तो गति है, मुंबई महाराष्ट्र की प्रगति है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान करें, महायुति को चुनकर मुंबई के विकास को अधिक गतिमान करें। भविष्य सुरक्षित करने वाली सरकार, जनता का निर्धार, महायुति सरकार। राष्ट्र कार्य, सुशासन तथा विकास, इस त्रिसूत्री के आधार पर कार्य करने वाली मुंबई महाराष्ट्र की सेवा में अविरत समर्पित महायुति सबसे सक्षम नेतृत्व और सबसे